Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 4 of Linear Algebra MTH 501 Row Reduction and Echelon Forms. अभी हम देखते हैं कि echelon form of a matrix होता क्या है. तो a rectangular matrix is in echelon form if it has the following three properties. अगर उसके अंदर ये तीन properties हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि all non-zero rows are above any rows of all zeros. ठीक है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर कुछ ज़ीरो रोज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर तमाम ज़ीरो हैं और बाकी रोज़ हैं उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है. तो हमारे पास जो नॉन ज़ीरोज़ होती हैं वो सबसे ऊपर होनी चाहिए और जो ज़ीरो वाली रोज़ हैं वो सबसे नीचे होनी चाहिए. ये हमारे पास एचेलॉन प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज़ इन ए कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट. इसका मतलब ये है, लीडिंग एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री किसी भी रो की, इसकी लीडिंग एंट्री ये बनती है, इसकी लीडिंग एंट्री ये बनती है, ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं हो सकता. कैसे होगा कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रो है जिसने 1 0 0 0 0, ठीक है. तो अब ये तो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो रो बनानी है ना, उसकी जो लीडिंग एंट्री है नेक्स्ट रो की, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज़ इन द कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट. यानी ये रो है, इसके ऊपर ये वाली रो है, इसकी जो लीडिंग एंट्री का राइट कॉलम है यहाँ से इसकी लीडिंग एंट्री शुरू होनी चाहिए, ठीक है. तो इस तरह से इसकी लीडिंग एंट्री बनेगी, यानी यहाँ सेकंड रो की हम यहाँ से लीडिंग एंट्री स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि इसके ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री से राइट कॉलम से स्टार्ट करेंगे. इस तरह जो थर्ड रो बनेगी उसकी लीडिंग एंट्री फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी अगली की यहाँ से, इससे अगली की यहाँ से. तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी वही कहती है ऑल एंट्रीज इन कॉलम बिलो लीडिंग एंट्री आर जीरो. कोई भी लीडिंग एंट्री है ना, जैसे ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है. इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है. अब इसकी जो लीडिंग एंट्री है वो पहली लीडिंग एंट्री ये बन गई, दूसरा जो हमारे पास रो होगी ना उसकी लीडिंग एंट्री इसके राइट वाले कॉलम पे होनी चाहिए, जैसे ये है. अब जो तीसरी रो है उसकी जो लीडिंग एंट्री है वो इसके राइट कॉलम पे होनी चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है. हो सकता है यहाँ पर ना हो, इससे आगे हो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, इसके राइट पे होनी चाहिए, ठीक है. यहाँ इन जगहों पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है. पहली प्रॉपर्टी तो, दूसरी प्रॉपर्टी तो ये कह रही है. पहली प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि जो जितने भी जीरोज़ होंगे ना, जीरोज़ वाली रोज़ होंगी वो सबसे नीचे होंगी, ठीक है, नॉन ज़ीरो रोज़ ऊपर होंगी. तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी लीडिंग एंट्री है ना, जैसे इसकी ये लीडिंग है, इसके नीचे तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए. अब ये जो एंट्री है इसके नीचे तमाम ज़ीरो होने चाहिए, ये जो एंट्री यहाँ पर है इसके नीचे तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए. तो हर रो की लीडिंग एंट्री के नीचे तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए. तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ एचेलॉन फॉर्म की होती हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म. उसके अंदर क्या होगा कि द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो रो इज़ वन. जो भी लीडिंग एंट्री होगी ना वो वन होगी, इस जैसे टू नहीं होगी या कुछ और नहीं होगी. जो भी लीडिंग एंट्री होगी, ये तो हमारे पास मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हिस्सा होता है तो इसकी भी लीडिंग एंट्री वन होनी चाहिए. तमाम जो लीडिंग एंट्रीज बनेंगी वो वन बनेंगी, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है ईच लीडिंग वन इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम. यानी कोई भी कॉलम होगा ना उसमें बस ये वन ही एक नॉन जीरो एंट्री होगी, तो बाकी तमाम जीरो होंगे. एचेलॉन फॉर्म में तो हम कह रहे थे ना कि इसके नीचे वाले जीरो होंगे. रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हम ये कहेंगे कि इसके नीचे वाले भी जीरो होंगे और इसके ऊपर वाले भी जीरो होंगे, ठीक है. और ये जो वन होगा ना, ये सिर्फ एक लीडिंग एंट्री अवेलेबल होगी उस कॉलम के अंदर, ठीक है. लीडिंग के बाद वाली जो एंट्रीज है ना उनके ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे जीरो ही होंगे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, ठीक है. तो ये बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर एचेलॉन फॉर्म की तो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एडिशनल कंडीशंस ये दो भी अप्लाई करेंगी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर, ठीक है. अच्छा, अब हम एचेलॉन मैट्रिक्स फॉर्म की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है. इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास ये लीडिंग एंट्री यहाँ पर है, इसकी लीडिंग एंट्री यहाँ पर बन रही है इसके राइट पर, और इसकी लीडिंग एंट्री यहाँ पे बन रही है, ठीक है. और इसकी जो लीडिंग एंट्री उसके नीचे तमाम ज़ीरो हैं, ठीक है. और जितने भी ज़ीरोज़ वाली रोज़ हैं वो सबसे नीचे हैं और ऊपर नॉन ज़ीरो वाली हैं. तो ये हमारे पास एक एचेलॉन फॉर्म है, ठीक है. इसकी जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको हम स्टार से डिनोट कर देते हैं, ठीक है.
लेकिन जो लीडिंग एंट्री होगी उस पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। उसको हम डॉट से डिनोट कर देते हैं। डॉट का मतलब है कि ज़ीरो के इक्वल ना हो, बाकी कुछ भी हो। स्टार का मतलब है कि आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह एक जनरल फॉर्म होगी जो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि ये अब ये एक एचेलॉन फॉर्म के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लीडिंग एंट्री डाल दो, यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल दो, बेशक ज़ीरो डाल दो, ठीक है, लेकिन इस जगह पे ज़ीरो नहीं डालना। और इसके नीचे तमाम ज़ीरोज़ होने चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग एंट्री ज़ीरोज़ होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एन एचेलॉन फॉर्म, द लीडिंग एंट्रीज डॉट में हैव एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो नहीं होगा कुछ और होगा। स्टैंडर्ड एंट्री स्टार्टेड एंट्रीज में हैव एनी वैल्यूज इंक्लूडिंग ज़ीरो। जो स्टार्टेड एंट्रीज हैं यानी जो स्टार्ट से ये स्टार से डिनोट हुई हुई है। स्टार्टेड का मतलब ये नहीं कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, जो स्टार से डिनोट हुई हुई है उनके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है इंक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ एंट्रीज इन्होंने उसकी जगह ज़ीरो लिखा है तो वहाँ पर ज़ीरो ही होना चाहिए जो लीडिंग एंट्री के नीचे वाली एंट्रीज हैं। तो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म की जनरल एक फॉर्म है, ये भी जनरल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की जनरल फॉर्म क्या बनेगी। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर क्या होगा कि एक तो इसके नीचे वाले तमाम ज़ीरो होंगे, दूसरा इसके ऊपर वाले भी तमाम ज़ीरो होंगे। जैसे आप देखें ये एक जनरल फॉर्म है, इसके अंदर ये लीडिंग एंट्री है और ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाले भी तमाम ज़ीरो हैं और इसके ऊपर वाले भी तमाम ज़ीरो हैं। अब अगर इसकी जगह ज़ीरो की जगह मैं स्टार लिख देता तो ये मेरे पास एचलॉन फॉर्म बन जाती। अब मैंने इसकी जगह ज़ीरो लिख दिया है तो ये फिर रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बन गया। यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई लीडिंग एंट्रीज नहीं है ना, कोई वन नहीं है। जहाँ जहाँ वन होगा ना वहाँ वहाँ उसके नीचे ऊपर ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब अ मैट्रिक्स में भी रो रिड्यूस्ड इनटू मोर देन वन मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जो मैट्रिक्स है ना उसकी एक से ज़्यादा एचेलॉन फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म उस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही होगी, वो यूनिक होगी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अच्छा, अब थ्योरम हमें ये कह रहा है कि ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एचेलॉन मैट्रिक्स। के अब एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर आप किसी भी तरीके से रो इक्विवेलेंट रो ऑपरेशंस करें, कोई आगे पीछे करके करें, जो एंड पे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होगी ना वो एक यूनिक ही जनरेट होगी और उसकी वन एंड ओनली वन एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आएगी। सिंपल एचेलॉन फॉर्म उसकी ज़्यादा आ सकती है। अब हम देखते हैं पिवट पोजीशन क्या होता है। पिवट पोजीशन उस पोजीशन को बोलते हैं जहाँ में हमारी लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होती है, ठीक है। करते हैं द पिवट पोजीशन इन अ मैट्रिक्स इज ए लोकेशन इन ए दैट कॉरस्पॉन्ड टू द लीडिंग एंट्री इन एन एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स को हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जब उसकी लीडिंग एंट्री देखते हैं तो वो उसकी पिवट पोजीशन बोलते हैं उस रिस्पेक्टिव कॉलम के लिए, ठीक है। When row operation on a matrix produce an echelon form, जब रो ऑपरेशन से echelon form आ गई, further row operations to obtain the reduced echelon form do not change the position of the leading entries. उसके अंदर leading entries की position change नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैट्रिक्स है A। अब इसके अंदर मैं एचलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ, इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा क्योंकि ये ज़ीरो है ना, तो इसको मैं सबसे नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। और जो नॉन ज़ीरो होगी उसको सबसे ऊपर ले आऊंगा, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर लूँगा। अब मैं सारी रोज़ को इनको ज़ीरो बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जब इन सारी रोज़ को ज़ीरो बनाने के बाद अगर देखूं तो ये एचलॉन फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब इस एचलॉन फॉर्म के अंदर जो अगर मैं फर्दर इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर लेके आऊं यानी ये वन बना दूं और इसको भी वन बनाऊं और इनको ज़ीरो बनाऊं, तो फिर जो मेरी नॉन ज़ीरो एंट्रीज रहेंगी ना उनकी जगह चेंज नहीं होगी। वो नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्रीज की वैल्यूज़ तो चेंज हो जाएंगी लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। यही बात कर रहा है, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द लीडिंग एंट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं पिवट कॉलम क्या होता है। पिवट कॉलम इज अ कॉलम ऑफ ए दैट कंटेन्स पिवट पोजीशन। जहाँ पे ये पिवट पोजीशन है ना यानी नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है, उस कॉलम को हम बोलते हैं कि वो पिवट कॉलम है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये एग्जांपल थी ना, हमने इसकी रोज चेंज कर दी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमने देखी पहले नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर थी, तो ये हमारे पास पिवट कॉलम है पहली रो के लिहाज से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रो का देखूं, इस रो के लिहाज से पिवट कॉलम देखूं, तो इसकी जो नॉन जीरो एंट्री बन रही है ना वो यहाँ पे बन रही है, तो इस रो के लिहाज से जो मेरा पिवट कॉलम बनेगा वो ये वाला बनेगा, सेकंड कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं
कि the leading entry in the first column of the matrix is 0, which is the pivot position. A non-zero entry pivot must be placed in this position. So interchange first and last row, वही हमने किया, interchange कर दिया. Since all entries in the column below a leading entry should be 0, for this add 1 in the row 2, multiply row 1 by 2 and end in 3. इसके नीचे तमाम को 0 बनाना है, तो उसको बनाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर ये रो ऑपरेशंस करें. ठीक है, अब कैसे करें ये हम देखते हैं. अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो हम इसको अभी देख लेते हैं कि हम कैसे इनको ज़ीरो बनाते हैं, क्या इसका अच्छा मेथड होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ज़ीरो को सबसे नीचे ले आए. ठीक है, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है, इन रो को इंटरचेंज किया हुआ है. अब हम क्या करेंगे कि हमने जिस चीज़ को ज़ीरो बनाना है ना, उसके पिवट पोजीशन वाला एलिमेंट पकड़ के उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब जैसे यहाँ -1 है, इसके अंदर मैंने इसको 1 0 बनाना है, तो इसके अंदर रो 1 ऐड कर दूंगा. तो मैं बोलूँगा रो 1 आप ऐड हो जाओ रो 2 के अंदर. ठीक है, जब मैं रो 1 को रो 2 के अंदर ऐड करूंगा तो 1 और -1 जब ऐड होंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा -6. इस तरह से मेरे पास सेकंड रो बन जाएगी. ठीक है, उसके बाद अब मैंने इस -2 को 0 बनाना है. इस -2 को 0 बनाने के लिए मैं फिर पिवट कॉलम, इस पिवट कॉलम की पिवट पोजीशन देखूंगा जो कि 1 है. अब मैं फिर उसको इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करूंगा. 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से और फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगा. तो मैं बोलूँगा 2R1 प्लस R3. देखें, मैंने -2 को 0 बनाना है ना, तो -2 को 0 बनाने के लिए मुझे उसके अंदर +2 करना पड़ेगा, और मेरे पास 1 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ. तो पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करके हम इस थर्ड रो के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा. इस तरह से हम ये दो ऑपरेशन करेंगे तो हम एचेलॉन फॉर्म की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस लीडिंग एंट्री के नीचे तो हमने तमाम ज़ीरो बना दिए. अब हमने इस लीडिंग एंट्री के नीचे तमाम ज़ीरो बनाने हैं. तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट पिवट बनेगा वो ये बनेगा. ठीक है, और नेक्स्ट पिवट कॉलम जो बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा. अब हम क्योंकि इस 1 की मदद से तो इसको नहीं अब चेंज कर सकते ना, इस 1 को मैं ऐड करता रहूँगा तो वो तो इन शुरू वाली चीज़ों में ऐड होता जाएगा. तो मैंने क्या करना है, इसकी हेल्प लेनी है. इसकी हेल्प लेके, इस 2 की हेल्प लेके इनके अंदर ऐड करना है, ताकि अगर इन इस जगह पे ऐड हो भी रहा हो तो ज़ीरो ऐड हो रहा हो, कुछ और ऐड ना हो रहा हो, ये वैल्यूज़ दोबारा से ज़ीरो से चेंज होकर कुछ और ना बन जाए. इसके लिए हम फिर ये वाला पिवट अब यूज़ करते हैं. इसी तरह हम नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो अपना पिवट भी चेंज कर लेंगे जिसको हमने मल्टीप्लाई करके रो के अंदर ऐड करना है. ठीक है, तो इस तरह से ही हम ये सारे रो ऑपरेशंस करेंगे परफॉर्म, और ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब ये इसको जब मैंने ज़ीरो बनाना है तो मेरे लिए फिर ये वाला पिवट यूज़ करूँगा. ठीक है, ताकि पिछले जो ये ज़ीरोज़ है ना, ये इनके अंदर ज़ीरो ही ऐड हो, कुछ और ऐड ना हो, ये चेंज ना हो. ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी. अब जब हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया तो 1 2 एंड 4 जो कॉलम है वो पिवट कॉलम्स हैं. कैसे, अगर आप देखें कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर हमारा ये मैट्रिक्स आया है जो कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. इसकी अगर हम नॉन ज़ीरो एंट्री देखें, एक नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री ये बनती है, फिर नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री ये बनती है, और फिर नॉन ज़ीरो लीडिंग एंट्री ये बनती है. तो इसका जो कॉलम बनता है 1, इसका कॉलम बनता है 2 और इसका कॉलम बनता है 4. थर्ड कॉलम के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज तो हैं बट वो लीडिंग नहीं है. लीडिंग से मुराद वो उस रो की पहली एंट्री नहीं है. अच्छा, पिवट एलिमेंट क्या होता है? पिवट एलिमेंट, पिवट इज ए नॉन जीरो नंबर, ऐसा नॉन जीरो नंबर इन पिवट पोजीशन जो कि पिवट पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, नीडेड टू क्रिएट जीरोस वाया रो ऑपरेशन. जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि हम उसकी हेल्प से बाकी जीरो बना रहे होते हैं. तो हम वो कैसे करेंगे, इसके लिए एक एल्गोरिदम है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ जनरली, लेकिन उसको हम एल्गोरिदम की स्टेप्स की फॉर्म में देख लेते हैं अभी. अच्छा, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि 4 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पांचवा स्टेप अगर करेंगे तो वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसकी हेल्प से ये स्टेप्स बताने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि बिगिन विद द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम. लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम हमने ले लिया. ठीक है, जो कि ये कॉलम है. ठीक है, दिस इज द पिवट कॉलम, ये हमारा पिवट कॉलम है. द पिवट पोजीशन इज एट द टॉप. पिवट पोजीशन हमारी टॉप पे है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि टॉप पे तो जीरो पड़ा हुआ है. अब जीरो को तो मैं लीडिंग एंट्री नहीं बोल सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट रो को पहली रो के साथ चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा ये जो 3 है ये जीरो की जगह आ जाए और जीरो बिल्कुल एंड पे चला जाए. तो ये हमारा स्टेप 1 बन जाएगा. ठीक है, स्टेप वन सिर्फ ये बनेगा कॉलम सेलेक्ट करने. स्टेप 2 हमारा ये बन जाएगा कि सिलेक्ट ए नॉन जीरो एंट्री इन द पिवट कॉलम एज ए पिवट.
किसी भी नॉन जीरो एंट्री को पिवट सेलेक्ट किया, अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इफ नेसेसरी इंटरचेंज रोज टू मूव दिस टू द पिवट पोजीशन, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया और पिवट पोजीशन पे ले गए, ठीक है। तो ये रोज आपस में हमने चेंज कर दी स्टेप 2 के अंदर, ठीक हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, यूज रो रिप्लेसमेंट ऑप्शन। रो रिप्लेसमेंट ऑप्शन ऑपरेशंस को यूज करेंगे टू क्रिएट जीरोस इन ऑल पोजीशंस बिलो द पिवट, ठीक है। पिवट के नीचे हम जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे तमाम के तमाम। वो कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 था, यहाँ पे भी 3 था, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि इस रो 2 के को का जो 3 है उसको ज़ीरो बनाना है, तो मैं उसके अंदर क्या कर दूँ, रो 2 के अंदर माइनस रो 1 कर दूँ, इसमें से रो 1 को माइनस कर दूँ, तो 3 माइनस 3 मेरे पास ज़ीरो के बराबर आएगा। तो ये वाला ऑपरेशन अगर मैं करूँ इसके ऊपर, तो ये मेरा ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। और बाकी तमाम वैल्यूज़ भी मैं चेंज करके लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप 3 के अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम जीरोस क्रिएट कर रहे हैं ऑल पोजीशन बिलो द पिवट। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम ये करेंगे, कवर और इग्नोर द रो कंटेनिंग द पिवट पोजीशन। कवर कर दो उस रो को, छुपा दो, अपना अपना हाथ रख दो इसके ऊपर, इसके एलिमेंट को छुपा दो, कवर कर दो इनको, ठीक है। समझो ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड कवर ऑल द रोज इफ एनी अबव इट, और इसके ऊपर भी जितनी भी रोज हैं ना उन सबको भी अपने हाथ से छुपा दो, उनके ऊपर एक हाथ रख दो अपना, ठीक है। अप्लाई स्टेप्स 1 2 3 टू द सब मैट्रिक्स, जो आपके पास उसके बाद मैट्रिक्स बच जाता है उसके ऊपर अब आप ये काम करने की कोशिश करो। कैसे कि उसके अंदर तलाश करो पिवट कॉलम कौन सा है, इसका पिवट कॉलम अब ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो कॉलम यही वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो मैं इन दोनों को चेंज कर देता, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे टू है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, इस टू के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो बनाने की कोशिश करूँगा, जो स्टेप मैंने ऊपर किया था, ठीक है। स्टेप 1 2 3 टू द सब मैट्रिक्स विच रिमेन्स, रिपीट द प्रोसेस अंटिल देर आर नो मोर नॉन जीरो रोज टू मॉडिफाई। ये स्टेप मैं तब तक करता हूँ, अब जब इसके अंदर मैं ये काम कर लूंगा फिर मैं इसको कवर कर लूंगा, अब इस सब मैट्रिक्स के ऊपर गौर करूंगा, ठीक है। ये जीरो बन चुका होगा, -6 की लीडिंग एंट्री होगी, इसके नीचे वाले तमाम जीरो बनाने की कोशिश करूंगा। ये काम मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे पास नॉन जीरो रोज चलती रहती हैं। जैसी मेरी रोज खत्म होंगी ये काम मैं रोक दूंगा, ठीक है, एक लूप में चलता रहेगा। विद रो 1 कवर्ड, स्टेप 1 shows that column 2 is the next pivot column। जब मैंने रो 1 को कवर किया था तो मेरा जो नेक्स्ट पिवट कॉलम बन गया था ये 2 3 वाला बन गया था, ठीक है, कॉलम 2 बन गया था। फॉर स्टेप 2 वी विल select एज अ पिवट द टॉप एंट्री इन दैट कॉलम। अच्छा, अब वैसे अगर आप देखें तो इस कॉलम के अंदर हमने टॉप एंट्री चूज करनी है, लेकिन ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। टॉप एंट्री तो -9 बनती है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हम -9 तो चूज नहीं कर रहे, हम तो 2 चूज कर रहे हैं। तो वो इस वजह से इसको टॉप एंट्री बोल रहे हैं कि हमने बाकी तमाम चीज़ों को कवर कर दिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास टॉप शो हो रहा है ना वो 2 शो हो रहा है, कवर हाथ से कवर करने के बाद ना 2 टॉप पे शो हो रहा है। तो हम इस एंट्री को इस्तेमाल करते हुए बाकी ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब 3 है और मैंने 2 की मदद से इसको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। तो कैसे 2 को इसके अंदर ऐड करूं तो ये मेरे पास ज़ीरो बन जाए, ठीक है। अगर 3 के अंदर मैं -3 ऐड करता हूँ ना तो ये ज़ीरो बन जाता है। तो मैंने इस 2 को किसी तरह -3 बनाना है। वो कैसे बना सकता हूँ कि मैं इस 2 को -3 बनाने के लिए ये कर सकता हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और डिवाइड कर दूँ 2 से, और यहाँ से माइनस साइन लगा दो माइनस का। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा -3, ठीक है। इस तरह मैं 2 को -3 बना सकता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ -3/2 से, अपने आप से डिवाइड कर दूँ और जो नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इस तरह मैं इसको -3 बना लूंगा। तो ये रो ऑपरेशन हम करेंगे इस रो के ऊपर कि हमारे पास ये एलिमेंट जीरो बन जाए। यही रो ऑपरेशन उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। -3/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है रो 2 को और फिर रो 3 के अंदर ऐड किया हुआ है। तो ये हमारे पास स्टेप 4 बन जाएगा। और ये स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, ये काम हम सारे निचले रोज को हैंड से कवर करते जाएंगे ऊपर वालों को, और नीचे वालों के साथ वो स्टेप फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगी एक एचिलॉन फॉर्म, ठीक है। अब अगर हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर करना है तो हमें एक और पांचवा स्टेप करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है, मेक द लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो 1। जो भी लीडिंग एंट्रीज होंगी ना उनको हम 1 बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे लीडिंग एंट्री 3 थी, इसको 1 बना देंगे। यहाँ पे लीडिंग एंट्री 2 थी, इसको भी 1 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इस पूरी रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारी लीडिंग जो एंट्रीज बन जाएंगी वो 1 बन जाएंगी। 1 बनाने के बाद इनके जो ऊपर और नीचे वाली चीज़ें हैं उनको ज़ीरो बनाएंगे,
ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो भी हमें करने पड़ रहे हैं, और ऊपर नीचे वाली चीज़ों को हम ज़ीरोज़ बना देंगे। ठीक है, इनको भी ज़ीरोज़ बना, ये तो पहले ही ज़ीरो थे, ऊपर वालों को भी ज़ीरो बना देंगे। ठीक है, यही इनकी लीडिंग एंट्रीज थी ना। तो ये हमारे पास एक लीडिंग एंट्री ये बची हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले भी हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनको भी हम ज़ीरो बनाएंगे, तो ये हमारे पास अब जो मैट्रिक्स बनेगा ये बनेगा रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इन स्टेप्स को समराइज करने की कोशिश करें, यहाँ पर याद करने की कोशिश करें, तो हमारे पास 5 स्टेप हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि हमने पहला नॉन ज़ीरो जो कॉलम है ना उसको सिलेक्ट करना है। नॉन ज़ीरो कॉलम पहला हमने सेलेक्ट कर लेना है, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने स्विच कर देनी है रोज़ और ज़ीरो को ऊपर लेके आना है। स्विच करनी है रोज़ और ज़ीरो को पिवट पोजीशन के ऊपर, सॉरी, नॉन ज़ीरो को, जो नॉन ज़ीरो रोज़ थी नीचे उनको पिवट पोजीशन पे लेके आना है, और ज़ीरो वाली जो रोज़ थी उनको नीचे लेके जाना है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो हमारी पिवट पोजीशन है उसके नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, जो पिवट पोजीशन पे भी हमने काम किया उसको कवर कर देना है, उसके ऊपर वाली भी तमाम कवर कर देनी है, और जो हमारे पास सब मैट्रिक्स बचेगा उसके ऊपर हमने ये तीनों स्टेप दोबारा से करने हैं। ठीक है, पांचवा जो हमने स्टेप करना है वो हमने करना है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के लिए। उसके अंदर हमने लीडिंग एंट्रीज जो थी हमारी उनको वन बनाना है, और उनके ऊपर वाले वन जो बने उनके ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स को हमने ज़ीरो बना देना है। ये 5 स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। ये इंशाल्लाह आपको इस तरह से याद भी रहेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अच्छा, अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम हम देखते हैं कि अब जब कोई भी हमारे पास ये एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर जो कि हमने डिफरेंट इक्वेशन से मिलकर बनाया था, तो हम एक रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये जो वैल्यूज़ बनेंगी ना ये उन वेरिएबल्स के लिहाज से बन रही होंगी। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़, जो पहली वैल्यू होगी इसको हम बोलेंगे कि ये x1 की वैल्यू थी, दूसरी जो वैल्यू बनेंगी इसको हम बोलेंगे x2 की वैल्यू, और इसको हम बोलेंगे x3 की वैल्यू, और ये जो है राइट मोस्ट कॉलम इसको हम बोलेंगे b है, ये राइट वाली चीज़ है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से अब हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, हमारी जो इक्वेशन थी वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा 1x1 प्लस 0x2 प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस 5x3 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 माइनस 5x3 इज इक्वल टू 1। दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, और जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास बनेगी 0 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मेरे पास 0 इज इक्वल टू 0 आया ना थर्ड इक्वेशन में, तो मैं बोलूँगा कि ये यहाँ पर ना मेरे पास x3 वेरिएबल है, ये फ्री वेरिएबल है, इसकी मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास x3 इज इक्वल टू 5 आ जाता या x3 इज इक्वल टू 6 हो जाता फिर तो ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरे पास जब 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना, तो ये वो वाली सिचुएशन आ गई जो हमारे पास होता था ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो x3 के मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, और मैं कहता हूँ कि x3 मेरे पास एक फ्री वेरिएबल है। तो जो फ्री वेरिएबल होता है उसकी मैं अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया x1 की वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी कि हम x1 को इस साइड पे रखेंगे और 5x3 को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू 5x3 प्लस 1। x2 को इस साइड पे रखेंगे, x3 को साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू 4 माइनस x3, और x3 की जगह हम लिख देंगे कि x3 जो है वो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है, उसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो whenever a system is consistent, the solutions that can be described by solving the reduced system of equation for basic variables in term of free variables। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम उनकी टर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। दिस ऑपरेशन इज पॉसिबल बिकॉज द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म प्लेसेस ईच बेसिक वेरिएबल इन वन एंड ओनली वन इक्वेशन। क्योंकि जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है ना उसके अंदर अगर आप देखें तो हम सारे वन वन कर देते हैं और ऊपर वाले सारे जीरो जीरो कर देते हैं। तो इसकी मदद मदद से ये
हो जाता है कि एक बेसिक वेरिएबल जो होता है वो एक इक्वेशन के अंदर रह जाता है, ठीक है, और उसका किसी और दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन हमें पता चल जाता है कि क्या रिलेशन है, ठीक है। वी कैन सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन फॉर x1 एंड सेकंड इक्वेशन फॉर x2 जो हमने सॉल्व कर लिया, और x3 को हम लिख देंगे फ्री, ठीक हो गया। By saying that x3 is free, we mean that we are free to choose any value for x3। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी वैल्यू लें, x3 को 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें। अगर हम फॉर एग्जांपल 0 लेते हैं तो हमारे जो x1 और x2 की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, x1 बन जाएगा 1 प्लस 0, और x2 बन जाएगा 4 माइनस 0, और x3 को हमने 0 लिया हुआ है, तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी बन जाएंगी 1, 4 और 0, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बनेगा इसका। और अगर हम x3 की वैल्यू 1 ले लें तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाएगा। जो मर्जी हम वैल्यूज़ लेते रहें, हम डिफरेंट सोल्यूशंस बना सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कोई एक सोल्यूशन लिख के दे दो, तो आप बस कोई ऐसी छोटी सी वैल्यू ले लें जिसको जल्दी से आप सॉल्व करके छोटा सा एक सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक हो गया। द नोट ये है कि द सोल्यूशन इन टू इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये जो हमने लिखा हुआ है ना, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है x3 इज फ्री, x3 की कोई वैल्यू नहीं ली हुई, इसको हम बोल रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, बिकॉज इट गिव्स एन एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल सोल्यूशन। क्योंकि इसके ज़रिए आप तमाम सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर हम x3 की वैल्यू ले रहे हैं 0, ये हमारे पास है पर्टिकुलर सोल्यूशन। हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली, एक स्पेसिफिक वैल्यू ले ली। ये जो हमारे पास है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ले रहे, इसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज़ ए जनरल सोल्यूशन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल को हम क्या करेंगे कि हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है लीनियर सिस्टम का जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है। तो इसको हमने इस तरह रिड्यूस कर दिया है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी लीडिंग एंट्रीज को 1 बना लेते हैं, ये 2 को 1 बना लेंगे, और इसके ऊपर वाले को 0 बना लेंगे। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में हम ले जाएंगे, उसके लिए हम ये डिफरेंट रो ऑपरेशंस करेंगे इसके ऊपर। रो ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गई। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस 6x2 प्लस 3x4, क्योंकि x3 की जगह तो 0 है ना, इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, इस तरह हम थर्ड इक्वेशन बना लेंगे, और फिर हमारे पास ये एक सोल्यूशन सेट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास फ्री वेरिएबल कौन सा बचता है, ठीक है। अब x5 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। x1 को भी हम x1 को भी हम x2 और x4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। x3 को भी हम x4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 को हम लिख सकते हैं x2 और x4 की फॉर्म में, ठीक हो गया। और x3 को हम लिख सकते हैं x4 की फॉर्म में, और x5 की वैल्यू वैसे हमारे पास आ गई है। x2 और x4 है ना, जो इनको हम किसी चीज़ की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो हम इन दोनों को फ्री वेरिएबल ले लेते हैं। तो वैसे किया, पिवट कॉलम में द मैट्रिक्स आर 1 3 एंड 5। जो हमारे पिवट कॉलम्स थे वो क्या बन रहे हैं, 1, और लीडिंग एंट्री यहाँ पे एक 3 और 5, ये यहाँ पे एक लीडिंग एंट्री है। तो जो लीडिंग एंट्रीज वाले कॉलम होंगे उनकी वैल्यूज़ जो होंगी ना वो हम ले लेंगे, इस तरह से एक्सप्लिसिटली लिख देंगे, ठीक है। जो पिवट कॉलम नहीं होंगे ना, जहाँ पे लीडिंग एंट्री नॉन जीरो नहीं है, उनको हम फ्री ले लेंगे, ठीक है। द रिमेनिंग वेरिएबल्स x2 एंड x4 मस्ट बी फ्री। क्योंकि वैसे करके ये रूल डिफाइन ना होता तो मैं कहता यार मैं तो x1 को फ्री लेता हूँ, ठीक है, और मैं x1 को फ्री लेने के बाद x2 को x1 की फॉर्म में डिफाइन कर देता हूँ, और x3 को मैं फ्री ले लेता हूँ, और x4 को उसकी फॉर्म में डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने एक रूल बना दिया कि आपने फ्री वो लेने हैं जो पिवट कॉलम के अंदर नहीं है। जो पिवट कॉलम के अंदर हैं उनको आपने फ्री नहीं लेना, उनको आपने किसी एक फॉर्म के अंदर लिखना है। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये जनरल सोल्यूशन है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू ले लेता हूँ x2 की और x4 की, तो वो बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये इन्होंने इस तरह से एक जनरल सोल्यूशन उसका लिख के दिखा दिया। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 4 ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।